हाँ भाई। तो एक सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो ये कि हमारे मेंस में जो टॉपिक्स हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इंडियन सोसाइटी, वेमेन रिलेटेड इश्यूज, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट, जिन टॉपिक से बहुत सारे सवाल बनते हैं, इससे से लेकर के सवाल सारे बनते हैं, हम साल भर उन्हें पढ़ते हैं, साल भर उनके नोट्स बनाते हैं, बट कई कई बार क्या होता है कि एग्जाम में कोई ऐसा सवाल आ जाता है जिसकी हमको हवा नहीं होती, या फिर क्या होता है कि एग्जाम में कई बार हमें पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं उस स्पेसिफिक क्वेश्चन को लेकर के। तो हर एक टॉपिक में एक हैक होता है क्या है कि आपके इंडियन सोसाइटी से लेकर के, एग्रीकल्चर से लेकर के और इंटरनेशनल रिलेशंस तक कुछ ऐसी चीजें हम पहले से तैयार करके रखें। आप किसी भी समझदार व्यक्ति को सुनेंगे, आप गौरव अग्रवाल को सुनिए जो AIR 1 थे 2013-14 में, आप किसी भी समझदार व्यक्ति को सुनिए, वो सबसे पहली चीज आपको क्या बताएगा, हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 4 से 5 पॉइंट रेडी होने चाहिए, जिससे कि अगर हमें कोई सवाल नहीं भी आता है तो भी हम उसमें 3 या 4 नंबर स्कोर कर पाए। और अगर कोई सवाल आता है तो क्या होगा, ये जो चीजें अभी हम करने वाले हैं, ये चीजें आपके क्वेश्चन में मार्क्स को इंक्रीज कर देंगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रेंड देखते हैं। हर एक टॉपिक में, हर एक सिलेबस के टॉपिक में सबसे पहले क्या है, हमें ट्रेंड पता होने चाहिए कि कौन से टॉपिक से ज्यादा सवाल बन रहे हैं। अब IR का जो हम ये उठा रहे हैं, ये GS और पॉल साइंस दोनों मिला करके उठा रहे हैं। ठीक है, अगर आप कॉमन थीम्स देखेंगे तो आप देख रहे हो कि साउथ चाइना सी, लुक ईस्ट, आशियान, ये सारी चीजों से आप देख रहे हो 1 से 2 सवाल हर साल आपको मिल रहे हैं। ठीक है, और चाइना भी फोकस में भी चल रहा है। उसके बाद ये जो एरिया है, साउथ चाइना सी या भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी या आशियान या बिम्स्टेक या सार्क, ये जो सारे एरियाज हैं, ये जो सारे एरिनाज हैं, थिएटर्स हैं, ये किस बड़े थिएटर के अंदर आते हैं, इंडो पैसिफिक के अंदर आते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है, इंडिया, बिम्स्टेक, सार्क, आशियान, साउथ चाइना सी, इस तरह के जो भी सवाल आ रहे हैं, IORA, है ना, जो भी इस तरह के सवाल आ रहे हैं, वो हमें ध्यान रखना होगा कि ये लार्जर इंडो पैसिफिक एरिया के अंदर है। तो अगर इंडो पैसिफिक पर सवाल आए, उसको भी हम कैटेगरी में तोड़ सकते हैं कि भाई इस बड़े थिएटर के अंदर ये छोटे छोटे प्लूरिलेटरल्स या मल्टीलेटरल्स हैं, इंडिया, बिम्स्टेक या आशियान या शार्क या और दूसरी चीजें। ठीक, और अगर इन स्पेसिफिक चीजों पर सवाल आ रहा हो, मान लीजिए बिम्स्टेक पर सवाल आ जाए, सार्क पर सवाल आ जाए या IORA पर सवाल आ जाए, तो इनको लिखते समय भी हम इंडो पैसिफिक का एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं कि दे आर द पार्ट ऑफ लार्जर थिएटर, जियोपॉलिटिकल थिएटर, जो हमारा इंडो पैसिफिक है। तो होगा क्या कि आपका जो लिखने का या सोचने का जो आपका क्राइटेरिया है, सोचने का जो तरीका है, वो बहुत इनहेंस हो जाएगा। ठीक बात। दूसरा, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, देयर रिफॉर्म, इंडियाज पार्टिसिपेशन। हमेशा ध्यान रखिए कि मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस पर हर साल भरे हुए होते हैं सवाल। चाहे आप UNSC उठा लीजिए, चाहे WTO उठा लीजिए, चाहे यूनेस्को उठा लीजिए, जो भी इस तरीके के टॉपिक्स हैं, प्रीलिम्स में, मेंस में, GS में, ऑप्शनल में, हर एक जगह इन पर सवाल भरे हुए होते हैं। ठीक है ना, तो आप देख रहे हो इन पे 6, 4, 7, 4, 4, 5, इस तरह के, मतलब मिनिमम 4 से 5 सवाल तो हर साल आई हैं, दे आर गोइंग एज हाई एज टू 7। उसके बाद इंडिया US पर आप देख रहे हो हर साल 1-2 सवाल मिल रहा है। सिमिलरली इंडिया यूरोपियन यूनियन और इंडिया रिलेशंस पर सवाल मिल रहे हैं। अफ्रीका, इंडिया, चाइना पर हर साल सवाल मिल रहे हैं। टेक्नोलॉजी कॉपरेशन एक ऐसा एरिया है जिस पर सवाल इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है ना, पिछले साल ऐसे आ गया था कि टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक, उसके बाद टेररिज्म, इलीगल माइग्रेशन पर सवाल अब हर साल आपको एक दो सवाल मिलते हैं। ठीक है, इंडिया इजराइल एक नया एरिया है, हर साल सवाल आने शुरू हो गए। चाइना, स्पेसिफिक चाइना पर आप देख रहे हो 2016 में 2, 17 में 2, 18 में 2, 19 में 2, 20 में 3 और 21 में 3 सवाल। चाइना, प्रॉपर चाइना, ऊपर साउथ चाइना सी वो तो अलग है, साउथ चाइना सी पर 2 सवाल आए तो 3 तो मिला दो तो 5 हो गए टोटल। ठीक है ना, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पर हर साल सवाल बन रहे हैं, हर साल सवाल बन रहे हैं। ठीक है, फिर साउथ एशिया पर लगातार आप देख रहे हो, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया पर सवाल बन रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन पर हर एक साल में 1-2 सवाल बन रहे हैं। फिर आजकल एक नया ट्रेंड आया है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स को समझने का, जिसमें नैम पर सवाल बनते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या चेंजिंग कंटोर्स, जिसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कंटोर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी।
उस पर हर साल 2-3 सवाल बन रहे हैं। और एक बड़ा इशू है डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड वर्ल्ड का, जिस पर आपको अब नए जो फॉर्मेट आ रहा है उसमें आपको 2 सवाल 3 सवाल हर साल मिलने लगे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर शेयर हो रहा है। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, सेंट्रल एशिया पर सवाल है। इंडो पैसिफिक पर आप देखिए तो स्पेसिफिक इंडो पैसिफिक पर 2018 में 3 सवाल, 19 में 1, 20 में 1, 21 में 1। लेकिन मैंने आपको बताया इंडो पैसिफिक के अंदर सब हेडिंग्स क्या है, आसियान, बिम्स्टेक, IORA, ये जितने भी बॉडीज हैं ये सारी इंडो पैसिफिक अरीना के अंदर ही आती हैं। तो हमें इन दोनों को मिक्स करके चलना होगा। ये आपके ब्रॉड एरियाज हैं जिनमें आपके सारे सवाल इन्हीं के आसपास झूम रहे हैं। ठीक, नंबर 1 बात। नंबर 2, अब हम ऐसी चीजों पर आते हैं जो कॉमन चीजें हैं, मतलब अगर हम जिन्हें पढ़ लें तो हम हर एक सवाल में कुछ ना कुछ लिखने लायक बन जाएंगे। हर सवाल में हम कुछ ना कुछ लिखने लायक बन जाएंगे, हमारे पास हर सवाल में लिखने के लिए पॉइंट्स होंगे। अब जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में हम सबसे पहले शुरू कहां से करते हैं, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन से। हर एक कंट्री का इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन क्या है, और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन में भी हम सबसे पहले शुरू कहां से करते हैं, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर से। आई रिपीट, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर से। अब आप एक बात समझिए, कभी भी आपसे सवाल पूछा जाए कि कोई कंट्री है, ही इज नॉट, द कंट्री इज नॉट फॉलोइंग रूल ऑफ लॉ, या कोई चाइना जैसा कंट्री है या कोई और दूसरा कंट्री है जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई ऐसा कंट्री है जो इंटरनेशनलिज्म में विश्वास नहीं कर रहा है, कोई ऐसा कंट्री है जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को कमजोर कर रहा है, इस तरह का कोई भी सवाल अगर आता है तो हम सबसे पहले, हमारा ऑब्जेक्टिव तरीका क्या है, यूनाइटेड नेशंस का प्रीएम्बल उठाना है। और प्रीएम्बल में अभी मैं जो आपको पॉइंट बताते जा रहा हूं, एक तरफ ये लिखना है कि भाई ये यूनाइटेड नेशंस के ऑब्लिगेशन है, और फिर सामने लिखना है कि कंट्रीज कैसे इन पर फेल या सक्सेस हो रहे हैं। जो कंट्री उन पर फेल हो रहा है वो इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड नहीं कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल मेंबर नहीं है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, और जो कंट्रीज उसको अपहोल्ड कर पा रहा है वो उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई पूछा जाए कभी कि इंडियन मॉडल या चाइनीज मॉडल कौन सी लीडरशिप एशिया के लिए या दुनिया के लिए सही है, इसी आधार पर आप कंपेयर करेंगे। बी वेरी ऑब्जेक्टिव, बी वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव विद योर आंसर्स। कोई अगर आपसे पूछता है कि भाई मल्टीलेटरलिज्म फेल हो रहा है, क्या ग्राउंड होगा आपके बताने का? कोई अगर आपसे पूछता है कि इंटरनेशनल लेवल पर रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं है, क्या ग्राउंड होगा आपके बताने का? कैसे बताएंगे कि रूल बेस्ड ऑर्डर है या नहीं है? व्हाट इज द क्राइटेरिया? ये है क्राइटेरिया जो आप अब पढ़ने जा रहे हैं, यूएन चार्टर। पहला पॉइंट क्या है, मैंने आपको एग्जैक्टली हाईलाइट कर दिया है। पहला पॉइंट में वो क्या बोल रहे हैं, सेव सक्सीडिंग जनरेशंस फ्रॉम द स्कॉर्ज ऑफ वॉर, कि वॉर से दुनिया को बचाना है, आगे आने वाली जनरेशंस को वॉर से बचाना है। अगर हम यूनाइटेड नेशंस की सफलता या असफलता को बताना चाहें, कितना सक्सेसफुल हुआ है कितना नहीं हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई अभी भी रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, इससे पहले अफगानिस्तान में वॉर चल रहा था, इससे पहले सीरिया में वॉर चल रहा था। ये उसका फ्लिप साइड है कि नहीं, वॉर मतलब सही से काम नहीं कर रहा है। बट उसका अगर पॉजिटिव देखना हो तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं, 2 वर्ल्ड वॉर हुए, उसके बाद कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है, तो वो उसकी सफलता है। लेकिन ऐसे छोटपट प्रॉक्सी वॉर्स लगातार चल रहे हैं, वो उसकी असफलता है। ठीक है। दूसरा, टू रीअफर्म फेथ इन ह्यूमन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, इन द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ह्यूमन पर्संस, in the equal rights of men and women and of nations large and small। समझिए, मान लीजिए उइगुर मुस्लिम्स का क्राइसिस चल रहा है चाइना में, मान लीजिए आपके सीरिया के रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा था, ठीक, तो उन लोगों के साथ में क्या हो रहा है? आप आज श्रीलंका की स्थिति देख लीजिए, वर्थ ऑफ ह्यूमन पर्सन, ठीक है। अफ्रीका में जो लोग हैं जिनके स्थितियों में रह रहे हैं, क्या है, वर्थ ऑफ ह्यूमन पर्सन, हम क्या उन्हें इंश्योर कर पा रहे हैं क्या? लेकिन ये इसका फ्लिप साइड है। पॉजिटिव साइड क्या है कि 1990 से लेकर के आज तक जो ग्लोबल पॉवर्टी है वो हाफ से भी कम हो गई है, ह्यूमन कंडीशंस बेटर हो रही हैं, ठीक, वो भी एक सच है उसका। ठीक, दूसरी चीज इसमें एक लाइन लिखी है, इक्वल राइट्स ऑफ मेन एंड विमेन। तो अगली चीज क्या है, जेंडर इक्वेलिटी, कि हर एक कंट्री में जेंडर इक्वेलिटी को इंश्योर करना यूएन का काम है, अफ्रीका से लेकर सेंट्रल एशिया से लेकर अरब कंट्रीज से लेकर के इंडिया तक। और उसके बाद क्या लिखा है, इक्वल राइट्स ऑफ मेन एंड विमेन एंड ऑफ नेशंस लार्ज एंड स्मॉल।
बड़े देशों और छोटे देशों के में भी फंडामेंटल राइट्स इक्वली होंगे। ऐसा नहीं है कि यूएस में कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसके फंडामेंटल राइट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई स्मॉलर कंट्रीज है, कोई बुर्किना फासो है, कोई युगांडा है, कोई सोमाली है, वहां पर लोगों के फंडामेंटल राइट्स नहीं है उस तरीके से। तो जो ये बात लिखी है वर्थ ऑफ ह्यूमन पर्सन, हर एक कंट्री में इररेस्पेक्टिव ऑफ वहां का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कैसा है, क्या है, यूएन का ये काम है कि ये इंश्योर करे कि वहां पर ह्यूमैनिटी अपहोल्ड हो, ह्यूमैनिटेरियनिज्म अपहोल्ड होना चाहिए। और जब हम वर्थ ऑफ ह्यूमन पर्सन की बात करते हैं तो हमें एक बात और समझनी होगी, ऐसी कोई भी प्रैक्टिसेस जो ह्यूमन के लिए डेरोगेटरी हैं, चाहे वो मैनुअल स्कैवेंजिंग हो, चाहे वो सेक्स स्लेव हो, ठीक है, कोई भी इस तरह, अभी जैसे यूएन में आपने देखा वॉर क्राइम्स हुए, है ना, इस तरह की कोई भी चीज पर अगर हमारे सामने सवाल आ रहा हो तो हम सीधे सीधे इसको यूज कर सकते हैं कि भाई यूएन का चार्टर है ये कि हर जगह फंडामेंटल राइट्स अपहोल्ड होने चाहिए। नंबर 3, टू स्टैब्लिश कंडीशंस अंडर विच जस्टिस एंड रिस्पेक्ट, क्या वर्ड है, रिस्पेक्ट फॉर द ऑब्लिगेशंस अराइजिंग फ्रॉम ट्रीटीज एंड अदर सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ कैन बी मेंटेन। कभी भी आपसे पूछा जाए कि चाइना या इंडिया में से कौन सा मॉडल ज्यादा सस्टेनेबल है, या फिर कभी भी आपसे पूछा जाए कि व्हाई इंडियन लीडरशिप शुड बी एक्सेप्टेड एट द ग्लोबल लेवल, ये पॉइंट आप कोट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा भी आप देखेंगे, हम तो आर्टिकल 51 से गाइड हो रहे हैं। हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल 51 में क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल लॉ के प्रति रिस्पेक्ट को फॉस्टर करना है हमें। और यहां पर भी यूएन का मैंडेट क्या है, ऐसी स्थितियां बनाएगा कि इंटरनेशनल लॉज और ट्रीटीज के लिए रिस्पेक्ट फॉस्टर होगी। अगर आप ध्यान देंगे तो चाइना ये नहीं करता है। क्यों? जब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉज ऑफ द सीज, यूएन क्लोज के अंदर में चाइना के अगेंस्ट में पार्सल आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड का वो दिया गया डिसीजन, तो चाइना ने उसे मानने से मना कर दिया। चाइना ने कहा हम नहीं मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो क्या इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड कर रहा है? तिब्बत में वो बोल रहा है हम बुद्धिज्म खत्म कर देंगे, ताइवान में लगातार वो सेपरेशन कर रहा है, हांगकांग का उसने पूरी तरीके से सब्जुगेट कर दिया है, ठीक है, उइगर मुस्लिम्स को एक तरफ अलग मार रहा है, पाकिस्तान में उसने अलग कंडीशंस खराब कर रखी हैं, सीपीईसी के थ्रू दुनिया भर के कंट्रीज को, श्रीलंका में आपने देखा भी क्या किया है। ऐसी स्थिति में हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई यूनाइटेड नेशंस का ये जो मैंडेट है इसकी सक्सेस लिमिटेड है, कभी नहीं बोलना कि फेल है। लिखने का तरीका क्या है मेंस में, ये यहां पर ये चीज नहीं हो रही है इसका मतलब ये लिमिटेड है, लेकिन यहां पर ये चीज हो भी रही है। ये यूएन की वजह से ही है कि आपका आईएलओ बना हुआ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया भर की चाइल्ड लेबर और कन्वेंशन बनी हुई है। ये यूएन की वजह से ही है कि ग्लोबल टेररिस्ट आप किसी को घोषित कर पाते हो और उसको कंट्रोल कर पाते हो। इट इज बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ द यूएन। तो कुछ सफलताएं हैं, कुछ असफलताएं, हमें दोनों चीजें बतानी है और फिर लिखना है कि भैया इसकी सक्सेस लिमिटेड है और हमें काम करने की आवश्यकता। ठीक, तो कभी भी इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ पर सवाल आए, रूल बेस्ड ऑर्डर पर सवाल आए, सीधे सीधे उठा देना है कि भाई यूएन का प्रियम्बल में लिखा हुआ मैंडेट क्या है, इंटरनेशनल लॉ कैन बी मेंटेन्ड। ऐसी कंडीशन बनानी है तो बना पाया क्या? हाँ बना पाया, उसके एग्जांपल्स, नहीं बना पाया उसके एग्जांपल्स। आगे, टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ इन लार्जर फ्रीडम। बेटर स्टैंडर्ड शब्द सुनिए, क्या है? बेटर स्टैंडर्ड्स। मतलब आज जो आप देखते हो कि एक अफ्रीका में लोग भुखमरी में जी रहे हैं, साहेल रीजन, मागरेब रीजन में इतनी ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी है, पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, स्टंटिंग है, वास्टिंग है, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन है। यूएन को क्या कर इंश्योर करना है? बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ होने चाहिए इन सभी जगहों पर। ठीक, उसके बाद फॉर दीज एंड्स टू प्रैक्टिस टॉलरेंस एंड लिव टुगेदर इन पीस विद वन अनदर एज गुड नेबर्स। तो यूएन को इंश्योर क्या करना है कि सारे कंट्रीज एक दूसरे के साथ में पीस में रहें और टॉलरेंस प्रैक्टिस करें। उसके बाद अब अगली लाइन सुनिएगा, टू यूनाइट आवर स्ट्रेंथ टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यूएन बोल रहा है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को यूनाइट करेंगे। स्ट्रेंथ को यूनाइट करने का मतलब क्या है? यूएन की स्ट्रेंथ कहां से डिराइव होती है? उसके मेंबर स्टेट से। यूएन की जो स्ट्रेंथ है वो कहां से डिराइव होती है? उसके मेंबर स्टेट से। वो क्या बोल रहे हैं कि हम अपने सारे मेंबर स्टेट्स को मिला करके इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे। तो सुनिएगा जरा, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पावर का सोर्स वी द पीपल है, वैसे यूएन की पावर का सोर्स भी क्या है? मेंबर्स। सो अगर सारे मेंबर्स आपकी पावर का सोर्स है तो उन मेंबर्स के बीच में भी इक्वेलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इक्वेलिटी नहीं होगी तो लोगों का आप में फेथ इरोड होना चालू हो जाएगा। और आप खुद ही बोल रहे हो कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो हमारे मेंबर से आती है,
और उन मेंबर्स के थ्रू ही आप बोल रहे हो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन होगी। तो जो यूएन पीस कीपिंग मिशन आप सुनते हो वो यहां से आ रहा है। तो मान लीजिए कभी भी जैसे रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हो रहा है, अफगानिस्तान कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई यहां पर जो है ये यूएन इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने में असफल हो रहा है, फेल हो रहा है, ये इसकी लिमिट है। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। टू एंश्योर बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मेथड, समझिए कि जो यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके मेथड्स हैं, उनकी एक्सेप्टेंस लोगों में होगी। दैट आर्म्ड फोर्स शैल नॉट बी यूज्ड सेव इन द कॉमन इंटरेस्ट। इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? आर्म्ड फोर्सेस शैल नॉट बी यूज्ड। आर्म्ड फोर्सेस का उपयोग नहीं होगा, लेकिन कब हो सकता है? जब कॉमन इंटरेस्ट हो, जब कोई ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, किसी कंट्री में कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ हो रहा है, कॉमन इंटरेस्ट हो, उस केस में ही उसका आर्म्ड फोर्सेस का यूज हो सकता है। बट अगेन दिस इज मोस्ट अब्यूज्ड आर्टिकल। उन्होंने कहा कि हम इराक में जो है वो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर इन्वेडिंग। आज तक इराक जो है वो अलग थलग पड़ा हुआ है, वहां के जो एचडीआई स्टेटस है, वहां का जो डेवलपमेंट स्टेटस है वो बहुत कम है। व्हाई? You wanted to impose democracy, not inculcate democracy from the bottom, right? Number 2, आपने अफगानिस्तान में कहा कि हम डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, बाद में आपको यूटर्न लेना पड़ा जब आप भाग रहे थे यहां से कि नहीं हम यहां डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने नहीं आए थे। सीरिया में आपने कहा कि हम डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने हैं, इसलिए हम यहां बॉम्बिंग कर रहे हैं। तो ये जो कॉमन इंटरेस्ट का प्रोविजन है, बहुत बार इसका मिसयूज भी होता है पर्सनल गेन्स के लिए। जो कंट्रीज, यूएसए, ब्रिटेन जैसे कंट्रीज, आप सोचिए टोनी ब्लेयर को माफी मांगनी पड़ी थी। टोनी ब्लेयर यूएस के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 2013 के टाइम पर उन्होंने माफी मांगी बाकायदा। उन्होंने कहा कि आई वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द इराक इन्वेजन एंड आई डिड नॉट एग्री विद इट, स्टिल आई हैड टू गो, एंड ही अपोलोजाइज्ड इन 2013। तो ये जो क्लॉज है सेव इन द कॉमन इंटरेस्ट, इसका मिसयूज भी बहुत ज्यादा होता है। तो आप बोलेंगे कि यूएन का प्रिंसिपल क्या है? आर्म्ड फोर्सेस का यूज नहीं करना है एक्सेप्ट इन कॉमन इंटरेस्ट, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, इसका मिसयूज भी हुआ है। ठीक, उसके बाद टू एम्प्लॉय इंटरनेशनल मशीनरी फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट ऑफ ऑल पीपल्स, अगेन इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल मशीनरी का यूज किया जाएगा किस चीज के लिए? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट ऑफ ऑल पीपल। आप जाकर के पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में गरीबी देखिए। आप अभी देख रहे हैं श्रीलंका में क्या हो रहा है। अफ्रीका के साहेल और मागरेब रीजन में जाके गरीबी देखिए। आप इधर अगर आएंगे तो लाओस और कंबोडिया के हाल देखिए। अफगानिस्तान में देखिए किस स्थिति में लोग जी रहे हैं। ऐसे जो कंट्रीज हैं जहां पर सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, वहां पर इकोनॉमिक और सोशल एडवांसमेंट को प्रमोट करना भी यूनाइटेड नेशंस की जिम्मेदारी है। उसके लिए इंटरनेशनल मशीनरी को मोबिलाइज करना भी किसकी जिम्मेदारी है? यूनाइटेड नेशंस की जिम्मेदारी है। तो कभी भी अगर ओडीए पर सवाल आए ऑप्शनल में या जीएस में कि भाई कोई कंफ्लिक्ट रीजन है, वहां पर क्या होना चाहिए, अफगानिस्तान का रिवाइवल कैसा होना चाहिए, अफगानिस्तान में इंडिया का रोल क्या होना चाहिए, आप बोलिए कि अफगानिस्तान में इंडिया का रोल मस्ट बी गाइडेड बाय यूएन चार्टर। ऑब्जेक्टिविटी है आपके आंसर में। आपको पता है कि जो आप लिख रहे हो वो एक्चुअली यूएन का मैंडेट है, आप अपने मन से कुछ नहीं लिख रहे हैं। दिस इज वेयर द गेम, रियल गेम स्टार्ट्स। ठीक, आगे तो इनके पर्पस क्या है? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड टू दैट एंड टू टेक इफेक्टिव कलेक्टिव मेजर। समझिएगा, यूएन क्या कह रहा है? टू टेक इफेक्टिव कलेक्टिव मेजर फॉर द प्रिवेंशन एंड रिमूवल ऑफ थ्रेट्स टू द पीस एंड फॉर द सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ अग्रेशन और अदर ब्रीचेस ऑफ द पीस। समझिएगा, अभी जो यूएन और रशिया वाली क्राइसिस हुई उसमें जो रशिया पर कलेक्टिव मेजर्स लिए गए, जो सैंक्शंस डाले गए, वो यही कलेक्टिव मेजर्स थे कि भाई रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है तो हम कलेक्टिव मेजर्स लेकर के रशिया को रोकने की कोशिश करें। लेकिन वो कलेक्टिव मेजर्स भी सफल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ईयू ही, यूरोपियन यूनियन ही सैंक्शंस लगने के बावजूद गैस खरीद रहा था रशिया से। मतलब आपके अपने मेंबर्स ही जब आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप में कुछ फ्लॉ है। ठीक, उसके बाद टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल राइट्स एंड सेल्फ डिटरमिनेशन ऑफ द पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट, जरा इस लाइन को पढ़िएगा। आपका एक सवाल आता है डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड वर्ल्ड का। वो क्या कहते हैं कि जो आपका डेवलपिंग वर्ल्ड है वो सही से रिप्रेजेंटेड नहीं है, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो ज्यादा सही से रिप्रेजेंटेड है।
तो जो ये लाइन लिखी है, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट्स। जब भी हम ये बात करेंगे कि देर इज अ इनहेरेंट कंफ्लिक्ट एट द ग्लोबल लेवल एट द मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, हम हर बार लोगों को यूएन चार्टर याद दिलाएंगे, हर बार अपने एग्जामिनर को हम यूएन चार्टर याद दिलाएंगे कि यूएन चार्टर में लिखा हुआ है बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट्स। ठीक, उसके आगे टू अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, यानी कि जब हम इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उन्हें? इंटरनेशनल कॉपरेशन के द्वारा। और इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर का होना चाहिए हमारा इंटरनेशनल कॉपरेशन। मतलब क्या है? मतलब ये कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वी कैन मेक सच स्मॉल ग्रुप्स, जहां पर हम बैठ करके डिबेट, डिस्कशंस कर सकें, एक दूसरे से बात कर सकें, नेगोशिएशंस कर सकें, और वो नेगोशिएशंस करते हुए हम क्या कर सकें? अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो जो भी इस तरह की बॉडीज होती हैं, चाहे वो आपका CDRI हो, चाहे आसियान हो, चाहे SCO हो, आपसे पूछा जाए कि इंडिया जो है SCO का मेंबर भी है, क्वाड का मेंबर भी है, आप बोलो भैया लिखा हुआ है यूएन चार्टर के पर्पसेस में कि टू अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। तो इंडिया क्या करना चाहता है? इंटरनेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डाइवर्स प्लेयर्स के साथ में इंटरनेशनल कॉपरेशन करना चाहता है। अगर यहां से कंक्लूजन हुआ या यहां से इंट्रोडक्शन हुआ, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट यू आर अवेयर अबाउट यूएन चार्टर, वन मार्क्स मोर, एक नंबर अधिक मिलेगा, वो बनी बात। ठीक, आगे आइए। To be a center for harmonizing the action of nations in the attainment of these common ends। ठीक है कि सारे कंट्रीज जो है, जितने भी मेंबर्स हैं, वो सारे यूनाइटेड नेशंस से ही यहीं पर वो सारे बैठ करके कॉपरेट करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी चीज, अगर व्यक्ति ये याद रख ले तो मजा आ जाएगा। यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स का पहला पॉइंट पता है क्या है? The organization is based on the principles of sovereign equality of all members. Sovereign equality of all members मतलब यूनाइटेड नेशंस का पहला प्रिंसिपल क्या है? सभी कंट्रीज इक्वल हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई डेवलपिंग नहीं, कोई डेवलप्ड नहीं, कोई लीस्ट डेवलप्ड नहीं, कोई मार्शल आइलैंड और कोई USA, दोनों में आप भेदभाव नहीं कर सकते। और सोवरीन इक्वलिटी, ठीक, हर एक कंट्री अपने आप में, हर एक मेंबर अपने आप में सोवरीन है और इसलिए वो इक्वल है। ठीक, तो जो भी आपके सवाल आएंगे WTO के डेवलपमेंट एजेंडा के, या यूनाइटेड नेशंस में डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड के, या यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज में रिफॉर्म्स के, कि UNSC में रिफॉर्म होना चाहिए, WTO में रिफॉर्म होना चाहिए, कोई भी आए, आप बोलो द एपिटोम ऑफ मल्टीलेटरलिज्म इज यूनाइटेड नेशंस, एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज प्रिंसिपल ऑफ सोवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल मेंबर्स। सो वी मस्ट adhere to that and we must maintain that equality by reforming the institutions. That's it. Then all members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर होने की वजह से जो बेनिफिट्स हैं वो सभी को मिलने चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है? सारे मेंबर्स कोशिश करेंगे दैट इंटरनल डिस्प्यूट्स पीसफुल मींस से सेटल हो। ठीक, उसके बाद यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट, व्हाट विल हैपन? सारे मेंबर्स कोशिश करेंगे कि वो किसी दूसरे स्टेट के अगेंस्ट यूज ऑफ फोर्स ना करें, किसी भी दूसरे स्टेट के अगेंस्ट, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट फोर्स का यूज ना किया जाए। और उसके बाद all members shall give the UN every assistance in any action it takes in accordance with the present charter। यूनाइटेड नेशंस यूएन चार्टर को अपहोल्ड करने के लिए जो काम करना चाहे, उन सारे कामों के लिए यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स होंगे वो उनका सपोर्ट करेंगे। और अगर यूएन किसी एक मेंबर के अगेंस्ट में कोई कार्रवाई कर रहा है तो उस मेंबर को
सपोर्ट नहीं करेंगे। रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग एनी असिस्टेंस टू एनी स्टेट अगेंस्ट विच द यूएन इज टेकिंग प्रिवेंटिव एक्शंस। जैसे मान लीजिए कि कभी कोई वॉर हो रहा है, मान लीजिए आपका अभी रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, तो रशिया यूक्रेन वॉर में अगर यूनाइटेड नेशंस रशिया के अगेंस्ट कोई एक्शन ले रहा है तो फिर रशिया का सपोर्ट कोई नहीं करेगा। लेकिन बात क्या है कि अगर रशिया का सपोर्ट ईयू भी कर रहा है और इंडिया भी कर रहा है तो सिर्फ इंडिया को सिग्नल आउट करना गलत है, क्योंकि फिर वहां पर आप इक्वालिटी से नहीं चल रहा। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने यही बात तो बोली, उन्होंने कहा कि भाई रशिया का सपोर्ट ईयू भी कर रहा है, वो भी गैस खरीद रहा है, हम भी गैस खरीद रहे हैं। सो व्हाई यू आर जस्ट सिग्नलिंग अस अ कंट्री वेयर एन एंटायर कॉन्टिनेंट इज बाइंग द गैस फ्रॉम द रशिया? एंड देन अगेन यू गो बैक टू द फर्स्ट प्रिंसिपल, सोवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स। नेक्स्ट, all okay, the organization shall ensure that states which are not members, okay. Seventh point, nothing contained in the present charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state. Very very important. आपने देखा होगा इंडिया बहुत बार क्या बोल देता है कि जो रिमार्क्स आप कर रहे हो दे आर अनसॉलिसिटेड, वी डोंट नीड दैट रिमार्क्स ऑन आवर इंटरनल मैटर्स। वाई? बिकॉज यूएन चार्टर के प्रिंसिपल का लास्ट पॉइंट क्या है? Nothing contained in the present charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state. एक स्टेट के, एक नेशन के जो डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन में उसका जो इंटरनल मैटर है उसमें यूएन नहीं घुस सकता। उसके बाद आते हैं यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शंस पर। पहला फंक्शन क्या है? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस। कभी भी आपके सामने सवाल आए कि जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑर्डर है वो सही चल रहा है या नहीं, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन सही चल रहे हैं या नहीं, आप बोलिए यूएनएससी का पहला फंक्शन क्या था? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस। तो एक अगला वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, ये भी सही है, लेकिन इतने सारे वॉर्स हो रहे हैं, ये इनको कहां लेके जाओगे? सीरिया हो रहा है, रशिया हो रहा है, यूक्रेन हो रहा है, कहां जाएंगे? अफगानिस्तान हो रहा है। अगला, टू इन्वेस्टिगेट एनी डिस्प्यूट और सिचुएशन विच माइट लीड टू इंटरनेशनल फ्रिक्शन। अगर कोई ऐसी डिस्प्यूट हो रही है, ठीक है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना। मान लीजिए साउथ चाइना सी में कोई डिस्प्यूट चल रही है, उसको इन्वेस्टिगेट करना। टू रिकमेंड मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग सच डिस्प्यूट्स और टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। यूएनएससी का अगला काम क्या है कि कोई ऐसी डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको इन्वेस्टिगेट करना। टू कॉल ऑन मेंबर्स टू अप्लाई इकोनॉमिक सैंक्शंस। तो आपको ध्यान आ गया होगा कि अभी रशिया पर जो सैंक्शंस लगे इकोनॉमिक सैंक्शंस, वो यूएनएससी का वो भी काम है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना। और उसके अलावा यूएनएससी का एक और काम है, वो क्या कि आर्मामेंट को रोकना। जो न्यूक्लियर आर्मामेंट हो रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स लगातार बढ़ रहे हैं, उनको भी रोकना। और टू टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट एन एग्रेसर। अगर कोई ऐसा कंट्री है जो लगातार दूसरे कंट्री की सोवरेनिटी के साथ खेल रहा है, लगातार जो है वो एग्रेसर बन रहा है, मिलिट्री एक्शंस कर रहा है, तो उनके अगेंस्ट में मिलिट्री एक्शन लेना। ठीक, उसके बाद ये तो हो गया यूनाइटेड नेशंस की बात। तो कभी भी अगर मान लीजिए इंडिया का इंटरनेशनलिज्म आपको बताना हो तो आप बोलो ये यूएन चार्टर है, इसको अपहोल्ड करने के लिए हम ये कर रहे हैं। कभी भी आपको इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ बताना हो, आप बोलो कि भैया यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से ये होना चाहिए, जो लोग उसको अपहोल्ड कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लॉज को फॉलो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो ध्यान रखिए। उसके बाद हमारे आर्टिकल 51 में क्या दिया हुआ है? द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी आर्टिकल 51 से गाइड हो रही है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। उसके बाद मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, और उसके बाद फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। तीनों चीजें यूनाइटेड नेशंस चार्टर के हिसाब से ही चल रही हैं। और आखिरी क्या है? इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो भी हैं उनको हम आर्बिट्रेशन से लेकर के चलेंगे। फिर यहां पर हमने सिलेबस दिया है आपको कि ये GS2 के IR के ये पॉइंट्स हैं, और उसके अलावा ये आपके ऑप्शनल के ये पॉइंट्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। अब आते हैं आगे। अब आपने यूएन चार्टर तो लिख दिया, अब अगली ऐसी क्या चीज है जिसको हम अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं? दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है? 16.3, प्रमोट द रूल ऑफ लॉ एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। शब्द क्या इंपॉर्टेंट? इंटरनेशनल लेवल पर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। यानी कि अगर कोई चाइना है जो यूएन क्लोज की रूलिंग मानने से मना कर देता है, WTO की रूलिंग मानने से मना कर देता है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द ड्यूटी ऑफ मल्टीलेटरल्स टू एंश्योर कि वहां पर रूल ऑफ लॉ हो और वो उस बात को माने। क्यों? क्योंकि अगर इंटरनेशनल लेवल पर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो क्या होगा?
सारा यूएन चार्टर, जो जो भी हमारा ग्लोबलिज्म है, जो भी हमारा मल्टीलेटरलिज्म है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का जो भी रूल ऑफ लॉ है, वो सब खत्म। ठीक। अगला, डेवलप इफेक्टिव अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस एट ऑल लेवल्स। कभी भी आपसे बात पूछी जाए डब्ल्यूटीओ में क्या चैलेंजेस है, यूएन में क्या चैलेंजेस है, यूएनएससी रिफॉर्म के बारे में बताइए, यूनेस्को में क्या इश्यूज हैं, बोलो 16.6 से चलना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का 16.6 से चलना है। डेवलप इफेक्टिव अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस एट ऑल लेवल्स। डेवलप इफेक्टिव अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस एट ऑल लेवल्स, कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो इफेक्टिव हो, अकाउंटेबल हो और ट्रांसपेरेंट हो। और आगे क्या लिखा है, इंश्योर। एक बार आपने ऐसे इंस्टीट्यूशंस बना दिए, उसके बाद उन इंस्टीट्यूशंस में क्या इंश्योर करना है, रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटरी एंड रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन मेकिंग। आज अगर आप जाएं तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ कैसे चलते हैं? क्या वर्ल्ड बैंक के डिसीजन में, आईएमएफ के डिसीजन में अफ्रीका का वेटेज है? क्या वर्ल्ड बैंक के डिसीजन में एशिया का वेटेज है? नहीं, यूरोप और अमेरिका से चलते हैं। उनकी वोटिंग राइट्स, उनका जो कोटा ऑफ वोट्स है वो वैसे ही बटा हुआ है। क्या ऐसे इंस्टीट्यूशंस को हम बोल सकते हैं कि दे आर इंक्लूसिव? क्या एक मार्शल आइलैंड का से जो है वो यूएस के से के बराबर है? क्या ऐसे इंस्टीट्यूशंस में डेवलपिंग कंट्रीज का और लीस्ट डेवलप कंट्रीज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्विटेबल है? नहीं है। तो फिर कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल अपहोल्ड हो रहा है, सोवरेन इक्वलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स? तो हम क्या बोलेंगे कि एसडीजी 16.7 अपने आप में बोल रहा है रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव, और अगला वर्ड क्या है, पार्टिसिपेटरी एंड रिप्रेजेंटेटिव, कि हर एक डिसीजन मेकिंग जो होगी इंटरनेशनल लेवल पर वो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए और पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए। अफ्रीकाज एंड एशियाज मस्ट हैव ग्रेटर से। ठीक, आगे, broaden and strengthen the participation of developing countries in the institutions of global governance. ठीक, broaden and strengthen the participation of developing countries in the institutions of global governance. That the Indias, that the Brazils, that the Japans should have more say in the global governance instead of Americas and Britains and Francis. जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, कोई युगांडा है, कोई रवांडा है, कोई ब्राजील है, कोई इंडिया है, इनका से ज्यादा होना चाहिए ग्लोबल गवर्नेंस में, रादर देन जस्ट द डेवलप्ड वर्ल्ड, जिससे कि पूरा डेवलपमेंट एजेंडा, पूरी दुनिया की ग्लोबल गवर्नेंस ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो। अब आप समझिए, दुनिया की आधी आबादी दो देशों में रह रही है, लेकिन सारी लीडरशिप जो है वो वेस्ट में है। ठीक, उसके बाद फाइनेंस पर आइए। आज एसडीजी एजेंडा को फुलफिल करने के लिए क्या जरूरत है, फाइनेंस की। पूरा मोटो ही एसडीजी का जो पूरा जो एजेंडा है वो डिरेल कहां होता है, डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस नहीं मिलता है, डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस नहीं मिलता है। उसके बाद पहला क्या है, स्ट्रेंथन डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन इंक्लूडिंग थ्रू इंटरनेशनल सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज टू इंप्रूव डोमेस्टिक कैपेसिटी। यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको इंटरनेशनल सपोर्ट ज्यादा दिया जाए, जिससे वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकें। जीएस पेपर 3 का पहला पॉइंट याद है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो आपसे बोला क्या जा रहा है कि आपको रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए इनेबल किया जाए, उसके लायक बनाया जाए। फिर डेवलप्ड कंट्रीज टू इंप्लीमेंट फुली देयर ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस कमिटमेंट है। क्या पेरिस एग्रीमेंट के बाद में डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या बोला था कि हम जो है डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे, हम उन्हें डेवलपमेंट असिस्टेंस देंगे, लेकिन आज भी वो लोग नहीं दे रहे हैं, और यही पेरिस एग्रीमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो जो अगेन डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड वाला जो मामला है, वहां पर आप इसे भी डाल सकते हैं। उसके बाद मोबिलाइज एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। आज सोचिए एक आसियान की दिक्कत क्या है, हाउ चाइना इज एबल टू कंट्रोल द एंटायर नैरेटिव, हाउ चाइना इज एबल टू कंट्रोल द एंटायर वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि जरूरत किस चीज की है, बेसिक फंड्स की जरूरत है। एक आसियान को, एक सेंट्रल एशिया को जरूरत फंड्स की है, और जब यूनाइटेड नेशंस या दूसरे लोग इसे फंड्स को नहीं दिला पाते हैं तो होता क्या है, चाइना जैसे कंट्रीज AIIB बनाते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और वो इन कंट्रीज को पैसे देते हैं और बदले में खरीदते हैं उनका सपोर्ट, जिससे चाइना की लीडरशिप, या यूं कह लें कि चाइना की टिरेनिकल डेट रिडन लीडरशिप और बढ़ती है और कंट्रीज को इम्पैक्ट करती है, जैसे श्रीलंका में उसने किया। तो अगर ऐसी स्थिति में हमें चाइना से लड़ना है,
या एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म डालनी है, 17.3 इज द वे टू गो। मल्टीपल रिसोर्सेज बनाने पड़ेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे इंडिया ने एनडीबी बनाया, इंडिया ने सीडीआरआई बनाया, उस तरह के रिसोर्सेज बनाने पड़ेंगे, कंट्रीज को साथ में लाना पड़ेगा। एडीबी जैसी जो चीज़ें हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनको यूटिलाइज करना पड़ेगा, जिससे कि जितने भी इस तरह के डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको आप फंड दे पाओ, एंड दे डोंट हैव टू लुक अप टू द अनसस्टेनेबल प्लेयर्स लाइक चाइना। आगे, असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन अटेनिंग लॉन्ग टर्म डेट सस्टेनेबिलिटी। अब समझिए, आज श्रीलंका की क्राइसिस 17.4 सही है, क्योंकि श्रीलंका के पास डेट सस्टेनेबिलिटी नहीं थी। हम क्या बोल रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्ट करिए इन अटेनिंग लॉन्ग टर्म डेट सस्टेनेबिलिटी, कि अगर वो आपसे डेट ले भी रहे हो तो उसको सस्टेन कर पाए। ठीक, उसके बाद एक और इशू है इसमें, यूनाइटेड नेशंस ने या आईएमएफ ने या वर्ल्ड बैंक ने तो श्रीलंका को पैसे दिए नहीं थे, इसी वजह से उसको चाइना की तरफ जाना पड़ा और ये इशू हुआ। तो यू डिड नॉट अपहोल्ड 17.4 इन केस ऑफ श्रीलंका, तभी श्रीलंका का ये हाल है। ठीक, अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन रेजिम्स फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जो एकदम लीस्ट डेवलप्ड है, जो मागरेब और साहेल रीजन में, कोई नाइजर है, कोई बुर्किना फासो है, कोई सियरा लियोन है, कोई चार्ट है, इन कंट्रीज में आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन रिजीम्स बढ़ानी पड़ेंगी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट समिट्स करानी पड़ेंगी, और इन इन्वेस्टमेंट समिट्स के आधार पर यहाँ पर कोशिश करनी होगी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ज़्यादा जॉब्स आए, जिससे कि इन कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव हो सके। फिर इनहेंस नॉर्थ साउथ 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 कोऑपरेशन। नॉर्थ साउथ मतलब डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। नॉर्थ बोला जाता है 0 डिग्री से ऊपर जनरली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड है, और साउथ बोला जाता है जो डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड वर्ल्ड है। दोनों में कॉपरेशन होना चाहिए, और साउथ साउथ कॉपरेशन भी होना चाहिए, मतलब द इंडियाज विल कॉपरेट विद द अफ्रीकाज एंड लैटिन अमेरिकाज, जिससे कि इनका अपना एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बने। और एक्सेस टू साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इंटरनेशनल कॉपरेशन किस बात पर हो, कि साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन दी जाए। आज जो डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड की क्राइसिस है, उसमें सबसे बड़ा इशू क्या है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो अमेरिकाज हैं, जो ब्रिटेन हैं, वो क्या कर रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, किसे, अफ्रीकाज को या इंडियाज को। ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो रहा है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद promote the development, transfer, dissemination and diffusion of environmentally sound technologies to developing countries on favorable terms and concessional rates। समझिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है, ग्रीन टेक। ठीक, ग्रीन टेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, और यही ग्रीन टेक ट्रांसफर करनी पड़ेगी किसे, डेवलप्ड वर्ल्ड को डेवलपिंग वर्ल्ड को देना पड़ेगा। ठीक, और अगर आज कोई भी कंट्री इसको नहीं दे रहा है तो इसका मतलब जो एसडीजी का मैंडेट है 17.7 का, वो अपहोल्ड नहीं हो रहा है। उसके बाद 17.8 टेक्नोलॉजी बैंक की बात हो रही है, जिससे कि सारी की सारी टेक्नोलॉजी शेयर हो सके। 17.9 में हम क्या बोल रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज को हमें सपोर्ट देना है, जिससे वो अपने देश के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और नेशनल प्लान्स को अपहोल्ड कर सकें। और 17.10 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, promote a universal rules based open non-discriminatory and equitable multilateral trading system under the WTO। आपने देखा था कि पिछले साल जो है वो चाइना और यूएसए में ट्रेड वॉर हुआ था। WTO के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, हर साल सवाल आता है WTO पर, आप शुरुआती कहाँ करोगे कि 17.10 का मैंडेट क्या है, कि हम एक यूनिवर्सल रूल बेस्ड ओपन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेडिंग सिस्टम लाएंगे, जिसमें डेवलपिंग वर्ल्ड के अगेंस्ट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, डेवलपिंग वर्ल्ड के इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं किया जाएगा, और एक रूल्स बेस्ड होगा जो डेवलपिंग और डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए समान होने चाहिए। ठीक, और समान मतलब क्या, इक्वलिटी में क्या, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी होना चाहिए। अगर डेवलप्ड वर्ल्ड यहां पर है और डेवलपिंग वर्ल्ड यहां पर है, तो शुरुआत में हो सकता है कि सारे डेवलपिंग वर्ल्ड को आपको थोड़ी हेल्प करनी पड़े। आप पहले दिन से ये नहीं कह सकते कि तुम सब्सिडी नहीं दोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। अभी जो इंडिया का इशू चल रहा है फिशरी वाला, उसमें इंडिया यही तो बोल रहा है कि भाई इक्वलिटी का मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी होता है। अभी आप लोग तो डेवलप हो गए, अभी तो हम डेवलप हो रहे हैं, हमें थोड़ी सी आप समय दीजिए। हम अपने, हमारे जो किसान हैं, हमारे जो फिशरमैन हैं, उनको आगे ले जा करके तब हम सब्सिडी बंद करेंगे, आज से सब्सिडी बंद नहीं कर सकते। ठीक, उसके बाद
सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, हम क्या बोल रहे हैं कि डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जाएं, उनकी नेशनल कैपेबिलिटीज इंप्रूव करी जाएं, जिससे वो लोग भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी इकोनॉमी को चला सकें। और उसके बाद रियलाइज टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री मार्केट एक्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट। जितने भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, आज अगर आप एनईए की वेबसाइट खोलोगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, डेली भरा हुआ मिलेगा आपको प्रेस रिलीज कि आज इंडिया ने अफ्रीका के किसी कंट्री के साथ, सेंट्रल एशिया के किसी कंट्री के साथ में, या साउथ ईस्ट एशिया के किसी कंट्री के साथ में उसको हमने ट्रेड एग्रीमेंट करा है। अभी आपने देखा कि कल हमारे राज्यसभा में बोला गया कि इंडिया ने सभी को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे दिया है, सारे पूरी दुनिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे दिया है एक्सेप्ट पाकिस्तान। ठीक, कि मतलब हम पूरी दुनिया के साथ में सेम उस पर हम ट्रेड करेंगे, सारे सेम तरीके के हम सबको बेनिफिट्स देंगे। तो जितने भी इस तरह की लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके लिए हम एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएं और उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं। जैसे बांग्लादेश इतना अच्छा कैसे डेवलप हो गया, कि बांग्लादेश ने टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत तगड़ा काम किया और उसके टेक्सटाइल ने उसको इतना ऊपर लेके, उसकी जीडीपी को इतना ऊपर बढ़ा दिया। ठीक, उसके बाद पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल कोहेरेंस में आइए, इनहेंस ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अभी आप देख रहे हो ग्लोबली थोड़ा लग रहा है कि मंदी आ सकती है या स्लो डाउन आ सकता है, ठीक है ना। तो एसडीजी में ये भी है कि आप ग्लोबली मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंप्रूव करिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी कोहेरेंस बढ़ाइए, और हर एक कंट्री का जो पॉलिसी स्पेस है उसको रिस्पेक्ट करिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अपनी ही बातें ना घुसेड़िए। और उसके बाद इनहेंस द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ग्लोबल पार्टनरशिप के बिना आप एसडीजी अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी शेयर करनी होगी, नॉलेज शेयर करना होगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज शेयर करने होंगे, एक इकोसिस्टम बनाना होगा, और इनकरेज एंड प्रमोट इफेक्टिव पब्लिक प्राइवेट एंड सिविल सोसाइटी पार्टनरशिप। मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सिविल सोसाइटीज को साथ ला करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना होगा। उसके बाद 17.18 enhance capacity building support to developing countries including for least developed countries and small island developing states। अब रुक जाओ यहीं पर। इंडिया ने जो SIDS बनाया है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए, वो यहीं पे दिख रहा है। CDRI जो बनाया है वो यहीं पर दिख रहा है। हम क्या बोल रहे हैं कि जितने भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, उनको भी हम हेल्प करेंगे। और उसमें भी हम क्या बोल रहे हैं, इन कंट्रीज के पास में बहुत रिलायबल डेटा होना चाहिए इनकी इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। और उसके बाद हमने बोला 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए जीडीपी के प्रोपोर्शन में हमारे पास कुछ मैकेनिज्म होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर यही सारी चीजें एक्सप्लेन्ड हैं प्रॉब्लम वाइज कि हम कहाँ कहाँ यूज इनका कर सकते हैं, ये आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक, तो ये आपकी बेसिक चीज है। कभी भी जब आप IR के आंसर्स लिख रहे होंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर्स लिख रहे होंगे, तो आप इन चीजों को अगर यूज करेंगे तो आपके आंसर्स में आधा नंबर, एक नंबर हमेशा बढ़ करके मिलेगा। 99% लोग हर बार सेम सवाल पूछते हैं, हाउ टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, या कैसे नंबर बढ़ाए जाए। स्मार्ट तरीका क्या होता है, हर एक सवाल में 3 से 4 पॉइंट पहले से अपने पास होने चाहिए। अगर होंगे तो हम आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिए। धन्यवाद।